हेलो दोस्तों, एजुकेशन ट्विन में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 का जो कि 13/8/2018 के थर्ड शिफ्ट का ओरिजिनल सेट है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न कह रहा है ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्वात। निर्वात से ध्वनि गुजर नहीं सकती क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो सबसे तेज जो होती है वह ठोस में होती है। ठोस में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है और निर्वात में ध्वनि नहीं गति कर सकती। तो पहले प्रश्न का उत्तर तीसरा है, मतलब निर्वात इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए पहली बहन की आयु x है, दूसरे की होगी x+3, तीसरे की होगी x+6, चौथे की होगी x+9 और पांचवे की होगी x+12 यानी 12। और इन सभी का योग जो होगा वह 50 होगा। तो हम जोड़ेंगे, यहाँ 3 जोड़ेंगे, यहाँ 6, 6 और 3 9, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 में 12 जोड़ेंगे 30। तो इधर लिखेंगे 30 जो है और 1x 2x 3x 4x और 5x। तो लिखेंगे 5x + 30। यह जो +30 है इस पार, यह बराबर किस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी हम बराबर किस पार ले आएंगे तो -30 हो जाएगा। 50 में से 30 जाएगा तो 20 बचेगा। और यह 5 इस प्रकार है, 5 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 4। तो x का मान जो है वह 4 है। और हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है। तो सबसे बड़ी है x+12। तो हम x के जगह 4 लिखेंगे और +12 लिखेंगे। तो 12 और 4 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। तो जो सबसे बड़ी बहन है उसकी जो आयु है वह 16 वर्ष है, यानी जो पहला विकल्प है 16 वर्ष, यह इसका सही जवाब है, यानी पहला ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है। तो इसकी जो भाषा है वह तुर्की भाषा में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। तो उसे अंडप कहते हैं, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है। यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी सुबह x और y किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं। वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं उस समय y की छाया x के दाहिनी ओर पड़ती है। तो x किस दिशा की ओर खड़ा है। तो हम बनाएंगे, जैसे अगर हम बनाते हैं तो इधर हो जाएगा पूरब, नीचे हो जाएगा दक्षिण, ऊपर हो जाएगा उत्तर और इस साइड हो जाएगा पश्चिम। हमसे कह रहा है प्रश्न कि सुबह के समय, तो अगर हम बनाएंगे इस तरह से तो जो पूरब होगा वह इस साइड होगा और वह दोनों चल रहे हैं सुबह के समय। तो कह रहा है y की छाया x के दाहिनी ओर पड़ रहा है। अगर हम यहाँ y बनाएंगे और x यहाँ बनाएंगे तो x का जो दाहिना होगा वह इधर होगा, इधर दाहिना होगा और इधर बायां होगा। और जो y है इसकी सुबह के छाया इस साइड पड़ेगा, तो जो छाया पड़ेगा इस साइड पड़ेगा तो y के दाहिनी ओर पड़ा। और यही हमसे प्रश्न में भी कह रहा है कि उस समय y की छाया x के दाहिनी ओर पड़ती। तो हमसे पूछा गया है x किस दिशा की ओर खड़ा था। तो x जो है वह नीचे जो होगा दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है। तो इसका जो उत्तर होगा दक्षिण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे विकल्प में दिया गया है। दक्षिण इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है
कह रहा है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई यानी पावर की हमसे इकाई पूछी है। तो पावर की जो इकाई होती है वो वाट होती है। जो पावर की क्षमता या इकाई होती है वो वाट होती है, लेकिन उद्योग कह रहा है यानी कारखाने, इंडस्ट्रीज में जो होता है उसे हार्स पावर कहते हैं। हार्स पावर या किलो पावर जो भी हो इसमें उत्तर वो हो जाएगा। तो इसमें जो है वो हार्स पावर है, क्योंकि बड़े उद्योगों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, उसे हार्स पावर द्वारा नापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो या दो से अधिक तत्वों का योग से बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों के योग से बनता है, तो क्या बनता है? तो जैसे हम दो तत्व ले, एक तो Na सोडियम लेते हैं, दूसरा Cl लेते हैं, तो इसे हम बनाएंगे तो हो जाएगा NaCl। NaCl एक यौगिक है, यह नमक है, यानी दो तत्वों को मिलाकर हम एक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब होगा वो यौगिक होगा। यौगिक जो चौथे ऑप्शन में दिया गया है कंपाउंड, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुनें। जो यहाँ आकृति दी गई है, हमें ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी? तो पहले में देखिए जो त्रिभुज है उसके बाद इस प्रकार से बना हुआ है। तो जो तीसरे में बना हुआ है आकृति वह ये वाला जो त्रिभुज है इसे हटाकर बीच वाला केवल बना है इस साइड से। उसी प्रकार जो दूसरे में देखेंगे वह इस प्रकार से बना है, फिर बीच में कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो जो बीच वाला है वह इस प्रकार से जो बना है गुणा का निशान, यह तो हट गया है और केवल प्लस का चिन्ह, इसमें गुणा का चिन्ह नहीं, कुछ इस साइड से बना है, प्लस बना है, उसके बाद एक लाइन बना है। तो उसे हम बताते हैं। पहले बना हुआ है प्लस, उसके बाद केवल किनारे से एक लाइन है। तो ये जो किनारे से एक लाइन है और यह जो वर्ग की आकृति है यह हट गया, केवल प्लस का चिन्ह बचा है। उसी प्रकार हम जब इसे बनाएंगे तो ये जो अंदर का गुणा का निशान है वह तो रहेगा, और ये जो बाहर जो वर्ग बना हुआ है और ये छोटी सी आकृति जो वक्राकार है यह हट के केवल गुणा का निशान बनेगा। यही इसका सही जवाब होगा। आप लोग विकल्प देखिए, तो विकल्प जो है वह चौथे में दिया गया है गुणा का निशान, यानी डी में दिया गया है, और यही इसका सही जवाब है। और डी जो है वह दूसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैटरी। सेल या बैटरी जो होगा वह चालक में विभवांतर लगातार बनाए रखने में मदद करता है, और इसका जवाब होगा सेल या बैटरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षरकीय अल्फान्यूमेरिक क्रम में प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाए गए अनुसार से अक्षर अनुपस्थित है। तो दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। पहले 5 दिया गया है, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 11 के बाद 17। तो पहले 2 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, 11 में फिर 6 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, उसके बाद 8 बढ़ेगा। तो हम जब 8 जोड़ेंगे तो 17 में 8 जोड़ेंगे आएगा 25। पहले संख्या जो होगा वो 25 होगा। यहाँ ई है, ई के बाद एफ 1 बढ़ा, एफ के बाद एच बढ़ा यानी 2 बढ़ा, 6 पे होता है एफ और 8 पे होता है एच। उसके बाद 8 से के बढ़ा यानी 3 बढ़ा। अब जो बढ़ेगा वह 4 बढ़ेगा। तो के में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15 यानी ओ, यहाँ जो संख्या होगा 25O इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो है वह दूसरे में दिया गया है 25O, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं।
जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरी पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों ही पाइपों को एक साथ खोल दिया गया तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। कितने समय में भर जाएगी हमसे पूछा गया है। पहला जो है वह 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा है वह 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसे हम माइनस का चिन्ह लगाएं क्योंकि यह खाली करेगा। एलसीएम लेंगे तो आएगा 20। या इसका जो क्षमता होगा वो 5 होगा, 5 लीटर भरेगा और इसका क्षमता होगा वह 2 होगा, यह 2 से खाली करेगा। तो हमसे कह रहा है जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी पूरी क्षमता 20 लीटर है मान लीजिए, इसका जो आधा होगा तो वह 10 होगा। और हमसे कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। 5 लीटर तो भर रहा है, 5 लीटर भर रहा है, उसमें 2 लीटर खाली कर रहा है तो पूरा ओवरऑल टंकी में 3 लीटर पानी भर रहा है। तो अगर हम 10 लीटर वाले टंक को 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3 त्रिका 9 हासिल बचा 1/3 लिखेंगे। और इसे अगर हम मिनट में बदलना चाहें तो 60 से गुणा कर देंगे और 3 से इसे काटेंगे तो 20 बार आ जाएगा। यानी 3 घंटे 20 मिनट में यह टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। तो इसका जो जवाब होगा वह 3 घंटा 20 मिनट। तो ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन है वह दूसरे विकल्प में दिया गया है कि 3 घंटे 20 मिनट में यह पूर्ण रूप से भर जाएगी। यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम करते हैं कीटाणु को मारने के लिए। जो पानी हम पीने योग्य बनाते हैं उसमें जो कीटाणु होता है उसे मारने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी 3 खेल खेलते हैं, जो तीनों खेल खेलते हैं, यानी कबड्डी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो आप देखेंगे जो यस है वह तीनों खेल खेल रहा है, तो यही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जो है वह पहले विकल्प में दिया गया है यस, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में समकोण B पर है, BC 15 सेंटीमीटर है और AD 8 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC पर परिवृत्त बनाया जाए तो परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले बनाएंगे त्रिभुज, ये हो जाएगा A, हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। हमसे कह रहा है BC जो है यह 15 है, AB जो कह रहा है वो 8 है और पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 17, क्योंकि 15, 8 और 17 यह ट्रिपलेट नंबर होते हैं। तो जो परिवृत्त होता है यानी जो त्रिभुज के ऊपर से बना होता है, यह इसकी जो त्रिज्या होगी, परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वह कर्ण यानी 17 का आधा हो जाएगा। 17 का आधा करेंगे तो 8 दूना 16.5, यह परिवृत्त की त्रिज्या है। लेकिन इस जवाब आप देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन में 8.5 नहीं दिया गया है, यानी ये जो हिंदी में लिखा गया है कि परिवृत्त की त्रिज्या बनाया जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यही जो हिंदी में लिखा है, हिंदी वाला सही जवाब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में 8.5 नहीं दिया गया। लेकिन जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो यह अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेगा। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वह होता, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वह AB जोड़ेंगे और प्लस BC जोड़ेंगे, तो 8 और प्लस 15 ये तो जोड़ेंगे, AB और BC जोड़ेंगे, उसमें A और C घटाएंगे यानी -17 करेंगे, तो
जोड़ेंगे 15, 8 हो जाएगा 23, और 23 में से हम 17 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, और इसका जब आधा करेंगे आ जाएगा 3, और यह होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। जो 8.5 है यह बाह्य वृत्त की त्रिज्या है, यानी जो त्रिभुज के ऊपर से बनी हुई त्रिज्या है, यह जो त्रिभुज के ऊपर से बनी हुई त्रिज्या है, अरे वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 8.5। लेकिन जो समकोण त्रिभुज के अंदर बना है वृत्त, इसकी जो त्रिज्या होगी वह 3 होगी। तो ऑप्शन देखेंगे तो इसका 3 उत्तर जवाब होगा। जो तीसरा है विकल्प में वह 3 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हीरा हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का अपर रूप है, इसलिए इसका सही जवाब हीरा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक शर्ट में एक खाली जगह देता है हमेशा होता है, तो आप विकल्प देखेंगे कि एक शर्ट में क्या हमेशा होता है। तो कॉलर हमेशा होता है, बटन हमेशा होता है, जेब हमेशा होता है, कपड़ा हमेशा होता है। तो एक शर्ट में कॉलर भी कभी कभी नहीं होता, क्योंकि कॉलर भी फट जाता है, बटन भी टूट जाता है और जेब भी फट जाता है। लेकिन एक शर्ट में कपड़ा हमेशा होता है, क्योंकि कपड़ा से ही शर्ट बना होता है, तो कपड़ा हमेशा उसमें रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका आयतन 448 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी। आप देखेंगे जो हिंदी में है वह आयतन 448 बढ़ रहा है, लेकिन आप अंग्रेजी में देखेंगे तो 488 वर्ग सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार जो प्रश्न है आप हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में मिलान करेंगे तो अंग्रेजी वाले से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में लगभग सही दिया जाता है। तो हमें 448 की इंक्रीज हुई है यही ज्ञात करना है, 448 की नहीं। इस प्रकार के प्रश्न को गलत तरीके से छप जाता है कभी कभी। तो कह रहा है इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम अगर ऑप्शन का मदद लेंगे तो जल्द से जल्द सरल हो जाएगा। जैसे हम पहला ही ऑप्शन उठाते हैं 8 सेंटीमीटर, तो इसका जब जो घन का आयतन होता है ए क्यूब, जो मतलब घन का किनारा है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला चाहे ये वाला, वो हमेशा घन में सभी किनारे बराबर होते हैं। तो जो घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी 8 का हम इसको क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 512। कह रहा है अगर 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो 488 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इसमें 2 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10, और इसका हम क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 में अगर हम 512 घटाएंगे तो आ जाएगा 448, यानी 2 सेंटीमीटर बढ़ा देने पर इतने का वृद्धि हो जाता है। तो जो कह रहा है कि हर स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी, तो इसका उत्तर जो होगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी जो पहला ही विकल्प हमने उठाया था वो इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि अगर दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो निम्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनें। हमें दर्पण छवि सही चुनना है। तो आप लोग यह जो है फिगर दिखाई दिया है, यह जो है वह फिगर दिखाई दे रहा है और यह दर्पण है ए बी। तो यह जो फिगर हो दर्पण पर किस प्रकार से दिखाई देगा, तो दर्पण पे जो फिगर होगा वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा।
इस प्रकार से जो दिखाई देगा वो दर्पण पर दिखाई देगा, और यही हमसे पूछा गया है। तो जो चौथा विकल्प है यानी डी वाला देखेंगे वह इस प्रकार से मिल रहा है, यानी इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा। आप विकल्प देखेंगे तो विकल्प जो डी है वह चौथे ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो हमेशा याद कर लीजिए 1 मोल जो होता है वह 6.022 गुणे 10 के पावर 23 6.022 गुणे 10 के पावर 23 यह जो होता है वह 1 मोल के बराबर होता है। चाहे उसमें 1 मोल कार्बन हो, 1 मोल मैग्नीशियम हो या 1 मोल कुछ भी बोले, जो 1 मोल की संख्या होती है वह 6.022 गुणे 10 की पावर 23, यही इसका सही जवाब है। तो इसका जो पहला विकल्प दिया गया है 6.02 गुणे 10 की पावर 23, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है। तो जो गति का दूसरा समीकरण होता है तो F बराबर ma, यही फार्मूला निकलकर दूसरे समीकरण से आता है। तो जो इसका जवाब होगा वो पहला होगा, F जो होगा ma के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा यानी एनर्जी कहते हैं, जो चौथे विकल्प में दिया गया है, यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है, उसी प्रकार चहलकदमी किस प्रकार से संबंधित होगा। यहाँ खाली जगह दिया है, किससे संबंधित होगा। अन्वेषण मतलब खोज करना होता है, तो अन्वेषण खोज करने से संबंधित है, यानी समानार्थी शब्द दिया गया। उसी प्रकार चहलकदमी का मतलब होता है घूमना फिरना या भ्रमण करना, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है, मतलब स्वयं के इच्छा से जो कार्य किया जाता है वह नहीं है। तो आप विकल्प देखेंगे ध्यान से। तो जो विकल्प है वह कह रहा है, पहला विकल्प कि मुट्ठी को बंद करना, दूसरा विकल्प है दिल की धड़कन, तीसरा विकल्प है एक कुर्सी पर चलना, और चौथा है एक वस्तु लेना। तो जो स्वैच्छिक क्रिया है, मतलब हम स्वयं से सोच समझकर अपने इच्छा से करते हैं, उसे स्वैच्छिक क्रिया करते हैं। हम अपने इच्छा से मुट्ठी बंद भी कर सकते हैं, हम अपने इच्छा से कुर्सी पर चलना भी कर सकते हैं, अपने इच्छा से हम एक वस्तु लेना भी चाहते हैं। लेकिन कह रहा है स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है, मतलब जो अपनी इच्छा से नहीं होता तो वो दिल की धड़कन, जो दिल की धड़कन है यह स्वयं की इच्छा से नहीं होता, यानी यही है जो दूसरा विकल्प है दिल की धड़कन, वह स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। दूसरा विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पष्ट गूंज के लिए मूल ध्वनि की प्रतिध्वनि के बीच का समयांतराल कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। यह जो है वह प्रतिध्वनि सुनने के लिए समय है, यानी समयांतराल 1.1 सेकेंड होता है। तो इसका आप ऑप्शन देखेंगे जो दूसरे विकल्प में दिया गया है 0.01 सेकेंड, यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 32% 80 है, तो संख्या कितनी होगी। अगर हम देखेंगे 32% जो है वह 80 के बराबर है, तो कोई भी वस्तु या कोई भी संख्या जो होता है वो अपने आप में 100% का मान होता है। तो हम 100% का मान ज्ञात करेंगे, तो 100% होगा 80/32 गुणे 100। तो हम काटेंगे इसे 4 से काटेंगे तो 20 बार, इसे 4 से काटेंगे 8 बार, और इसे 4 से काटेंगे
5 बार, इसे 4 से काटेंगे 2 बार, और फिर इसे काटेंगे 50 बार। 50 से जब हम 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 250, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सतनाम सिंह भमरा। यह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था कि तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमानों का आवर्धी गुणधर्म होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेंडलीव। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसके जो तत्व है उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो मेंडलीव होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 40 है। इनमें से एक संख्या 2.50 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो मान लीजिए दूसरी संख्या हम x मान ले रहे हैं और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह 40 है। तो हम x का मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 40/2.50 और दशमलव जब हम यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लिख लेंगे। तो यह 0 इस 0 से काटेंगे, 25 से इसे काटेंगे 100 को 4 बार, 25 का 25, 25 चौका 100। यह 4 और यह 4 दोनों 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16। 16 जो x का मान है 16 और यही इसका सही जवाब है। तो आप विकल्प देखेंगे जो चौथे विकल्प में 16 दिया गया है यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यदि tan अल्फ़ा बराबर √2 - 1 है तो tan अल्फ़ा माइनस cot अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है हमें। तो हम tan अल्फ़ा का मान लिखेंगे √2 - 1, एक मिनट, √2 हो जाएगा -1 और cot अल्फ़ा जब मान लिखेंगे तो इसका इन्वर्स कर देंगे। tan अल्फ़ा का मान अगर इतना है तो cot अल्फ़ा का मान हो जाएगा 1 करेंगे tan अल्फ़ा, तो यह भी इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका मान जो होगा वह भी इन्वर्स में लिखेंगे √2 - 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो -2 हो जाएगा और यही इसका सही जवाब होगा। परमेयीकरण से इसे हल कर लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइजर ऑफ शिवगामी किसने लिखा था। तो इसे लिखा था आनंद नीलकंठन, इन्हीं ने किताब लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चले और यह तय करे कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करते हैं। तो वक्तव्य दिया गया है कि मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। कह रहा है वक्तव्य मृत्यु कोई निश्चित समय नहीं है। तो पहला निष्कर्ष है मनुष्य को एक दिन मरना ही है। तो पहला तो सही है क्योंकि मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं, मतलब कभी भी मर सकते। तो मनुष्य एक न एक दिन तो जरूर मर जाएगा, यानी पहला निष्कर्ष सही है। मौत किसी भी समय आ सकती है, ये भी सही है। यानी पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों निष्कर्ष सही है। तो जो तीसरा विकल्प दिया गया है कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपये है तो 5 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। कह रहा है जो 192 है वह 10 रुपये में खरीदा गया है, यानी 192 का क्रय मूल्य 10 है। अगर हम इसे आधा कर देंगे 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 रुपये। तो इसमें भी 2 से भाग देंगे
तो आ जाएगा 96, यानी जो 5 रुपये का पेन हम खरीदेंगे वो 96 पेन खरीदेंगे, जो दूसरे विकल्प में दिया गया है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के लियो वाडकर निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चित्र के दिए गए संबंधी जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुनें। तो जो दिखाया गया है खरगोश, उसके बाद स्नेल यानी घोंघा, उसके बाद दिखाया गया है हवाई जहाज़, तो उसके बाद क्या आएगा? तो देखेंगे जो खरगोश होता है बहुत तेज़ी के साथ दौड़ता है, और यह जो स्नेल यानी घोंघा होता है वह धीरे धीरे चलता है। उसी प्रकार हवाई जहाज़ देखेंगे जो माल ढुलाई बहुत तेज़ी के साथ करता है। तो ऑप्शन में विकल्प में देखेंगे जो बहुत धीरे धीरे करता है, तो वह हो जाएगा पहला, जो पहला विकल्प दिया गया है यह है माल ढुलाई का काम बहुत धीरे धीरे करता है। और विकल्प भी आप देखेंगे तो इससे संबंधित नहीं, जैसे हाथी दिया है, बकरी दिया गया है और चीता दिया गया है, यह उससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी थैले में कुछ लाल ए, पीले बी और सी हरे को टोकन रखे गए हैं। ए बी का अनुपात है 3:8 हो और बी सी का अनुपात 6:13 हो, तो ए बी सी का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे ए बी और सी। ए बी का जो अनुपात है वह 3 और 8 है। उसी प्रकार जो बी और सी का अनुपात है वह 6 और 13 है। जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18। जो खाली जगह होता है उसके सामने वाली संख्या भर देते हैं, और यहाँ जो खाली जगह है वो 8 भर देंगे क्योंकि इसके सामने 8 है। इसका गुणा करें हो जाएगा 48। 6 में 8 का गुणा करेंगे हो जाएगा 48, और 8 में 13 का गुणा करेंगे हो जाएगा 104। और हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है ए बी सी, तो हम 2 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 9, इसे 2 से काटेंगे आ जाएगा 24, और इसे 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 52। अब यह नहीं कटेगा, यानी जो अनुपात होगा वह 9:24:52, और यह जो विकल्प है वह चौथे में दिया गया है 9:24:52, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2018 से असम के राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जगदीश मुखी। जो जगदीश मुखी है वह 2018 में मार्च में असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 मिनट में प्राप्त करती है। त्वरण को समान मानते हुए इस दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताएं। हमें दूरी ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है गति का, यस बराबर ut प्लस हाफ AT²। इसी से हम गति ज्ञात करेंगे। यह गति का तीसरा समीकरण होता है, यस बराबर ut प्लस हाफ AT²। हम इसमें तो दिया गया है 90 किलोमीटर, मतलब u का मान दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसे मिनट में बनाएंगे तो आ जाएगा u का मान 25 मीटर पर सेकेंड, और समय दिया गया है 5 मिनट। और हमें ये पहले a का मान ज्ञात करेंगे, तो हम a का मान पहले ज्ञात करते हैं। तो a का मान ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, a का फार्मूला होता है, समीकरण पहले से निकाले हैं कि a बराबर v माइनस u/t। यह जो होता है वह पहले गति का जो पहला समीकरण है उससे यह फार्मूला निकालें। तो v का मान 0 है,
जो गति का पहला समीकरण होता है, सॉरी हम उसे भूल गए थे थोड़ा, तो जो गति का पहला समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे v माइनस यू बाई टी बराबर ए। तो हम इसी के फार्मूला का प्रयोग करके ए का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जो है वो दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा प्रारंभिक वेग जो है, तो इसे हम जब मिनट में बदलेंगे तो आ जाएगा 25 में से हम 25 जो है यह भी का मान है, यू का मान 0 है, तो 0 में से हम 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 25, और टी का मान दिया गया है 5 मिनट, यानी 5 गुणे लिखेंगे 60 सेकेंड में बदलने के लिए। तो 5 से इसे काटेंगे आ जाएगा 5 से काटेंगे 25 को 5 बार, फिर 5 से इसे काटेंगे 12 बार, यानी 1/12 जो है वह ए का मान है। और इसी ए का मान हम गति के तीसरे समीकरण में रखेंगे। तो जो गति का तीसरा समीकरण होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ मतलब 1/2 ए टी स्क्वायर। तो u का मान तो रखेंगे, अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 5 मिनट में प्राप्त कर लेती है। त्वरण को समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताएं। तो हमें दूरी ज्ञात करना है। तो एक तो फार्मूला होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, गति का तीसरा समीकरण है। इससे हम दूरी ज्ञात करेंगे, उससे पहले हम ए का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि त्वरण का मान समान मानते हुए ज्ञात करना है। तो गति का जो पहला फार्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी, इससे हम ए का मान ज्ञात करेंगे। तो ए का मान होता है v माइनस यू बाई टी। तो जब हम 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट पर सेकेंड में बदलेंगे तो हम जानते हैं ये जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे अगर हम मिनट में बदलेंगे तो जैसे 90 इसे 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 से इसे काटेंगे 5 बार और 5 में 5 के गुणा करेंगे 25, यानी जो भी का मान है वह 25 है। और स्थिर अवस्था से यानी प्रारंभिक वेग जो होगा वह 0 होगा। तो 25 माइनस 0/5 मिनट को हम घंटा में सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25/5 गुणे 60। हम जब इसे 5 से काटेंगे तो यह 5 बार जाएगा, फिर 5 से इसे काटेंगे आ जाएगा 12, यानी जो ए का मान होगा वह 1/12, यानी ए का मान है 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम अब यह गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे। तो जो होता है गति का तीसरा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यस बराबर यू का मान 0 होगा, तो जो 0 का हम समय में गुणा करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, यानी पहले 0 हो जाएगा और फिर लिखेंगे 1/2 और ए का मान हमने निकाला था 1/12 और टी स्क्वायर है, यानी 5 गुणे 5 करेंगे और इसे सेकेंड में बदलने के लिए 3600 का गुणा करेंगे। तो गुणे लिखेंगे 3600 सेकेंड, क्योंकि 60 गुणे 60 सेकेंड करेंगे तो उसका 60 में 60 का गुणा करेंगे आएगा 3600 सेकेंड। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जैसे 12 से इसे काटेंगे 3 बार, 12 3 36 3 0, फिर इसे हम काटेंगे इसे तो 150 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 1 0 बचेगा और यहाँ 5 और 5 में 5 का गुणा करेंगे आ जाएगा 25 और फिर गुणे 150। इसे अगर हम
गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 से गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 15 पचे 75, हासिल लगा 7, ये 15 दूना 30 और 7 37 और 1 0। यह मीटर में आया है क्योंकि हमने टोटल का समय गुणा किया था वो मीटर में आया और हमें किलोमीटर में ज्ञात करना है। तो जब हम किलोमीटर में इसे ज्ञात करेंगे तो हम 1000 का भाग देंगे। तो जब 1000 का भाग देंगे तो 3 अंक पे दशमलव लगे 1 2 3, यानी 3.75 किलोमीटर इसका सही जवाब है। 3.75 किलोमीटर। ऑप्शन आप लोग देखिए, जो ऑप्शन है वो तीसरे विकल्प में दिया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर प्रश्न विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। तो जो यह दिया गया है कि पी क्यू आर का मान क्या है, तो दिया गया है P प्लस क्यू का स्क्वायर बराबर है 16। इससे भी पी क्यू आर और इससे भी, मतलब दोनों से पी क्यू आर का मान हम निकाल सकते हैं, दोनों कथन मिलाकर। तो इसका जो जवाब होगा, सवाल का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत आंकड़ा शहर यक्स शहर 2017 में 6 महीने में मोटरसाइकिल और कुल वाहनों की पंजीकरण संख्या को दर्शाता है। तो नोट दिया गया है पाई चार्ट में, पहली संख्या मोटरसाइकिल और दूसरी संख्या कुल वाहन का प्रतिनिधित्व कर रही है, नोट में लिखा गया है। और हमसे कह रहा है कि मई से जून 2017 तक मोटरसाइकिल में पंजीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जो पहला दिया गया है वो मोटरसाइकिल दिया गया है और दूसरा जो दिया गया है वह कुल वाहन। यहाँ नोट में ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो हमसे कहा गया है मोटरसाइकिल में पंजीकरण प्रतिशत कितना वृद्धि हुआ है। तो देखेंगे, जो यह पहले 17 है उसके बाद यह 28 हो गया, तो कितना बढ़ा, तो 11 बढ़ा। 17 से 28 11 बढ़ा, और कितने पर बढ़ा, तो 17 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसे जब हम गुणा कर लेते हैं, मान लो एक इतना हो जाएगा 1100/17, तो 17 छक्का 102, तो आ जाएगा 6 बचेगा, हासिल में 8 हो जाएगा 80, फिर 17 बचे 85, तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर 17 चौका 68, यानी 64 कुछ परसेंट में आएगा। तो आप विकल्प देखेंगे, जो विकल्प है वो केवल एक ही दिया गया है 64.7, जो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को तय करने के लिए सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। हमें शांत जल में नाविक की गति ज्ञात करना है। तो जो x माइनस वाई करेंगे, क्योंकि धारा के विरुद्ध जा रहा है, वह 40 किलोमीटर जा रहा है, कितने 8 घंटे में। इसे काटेंगे, आ जाएगा 5, यानी x माइनस वाई जो है वह 5 है, और x प्लस वाई जो है वह करेंगे 40 में 5 से, क्योंकि दूरी समान है और 5 घंटे में तय कर रही है, तो हो जाएगा 8। हमें शांत जल में नाविक की गति यानी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, और यहाँ इसे जोड़ेंगे तो एक में y प्लस है और एक में y माइनस है, यानी y कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x। x का हमें मान ज्ञात करना है, तो 2 को इस पार ले आएंगे, तो 13 में जब हम 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6 दूना 12, मतलब 6.5,
जो यक्स का मान है वह 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका जो जवाब होगा वह तीसरे विकल्प में दिया गया है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनाहीम यूएसए में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2017 में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो मीराबाई चानू ने 2017 में स्वर्ण पदक जीता था भारोत्तोलन में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए। इस तरह से बनने वाले 3 समूह हैं। तो जब जो 3 समूह है उसमें यह देखेंगे यह तीनों त्रिभुज है, और इसमें यह देखेंगे यह चतुर्भुज है, मतलब 4 भुजाओं वाला है, और ये जो बीच वाला है वह किसी न किसी से आकृति संबंधित, यानी 3, 6, 9 एक समूह तो यह बनेगा, दूसरा बनेगा 2, 5, 8 और तीसरा जो बनेगा वह 1, 4 और 1, 4, 7, यानी तीनों समूह इसी प्रकार बनेंगे। तो आप विकल्प देखेंगे, जो विकल्प है वो पहले में ही दिया गया है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो कवक में कोशिका भित्ति बनी होती है वह काइटिन की बनी होती है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वाक्यों को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। ये जो दिया गया है इसे हमें पूरा करना है। कह रहा है राजा के पास हमेशा खाली जगह होगा या होगी, मतलब कौन सी ऐसी होगी जो राजा के पास हमेशा होगी। आप विकल्प देखेंगे, जो विकल्प है वह कुछ इस प्रकार है कि मंत्री होगा हमेशा, कि राज्य होगा हमेशा, रानी होगी या तलवार होगा। तो एक राजा के पास हमेशा मंत्री भी नहीं हो सकता, क्योंकि मंत्री की कभी मृत्यु, कभी भाग जाएगा, कभी चोरी कर लेगा। उसके पास रानी भी कभी नहीं हो सकती, उसके बाद तलवार भी कभी नहीं, लेकिन राज्य, एक राजा के पास हमेशा राज्य होगा। इसका सही जवाब है दूसरा विकल्प है जो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि एक तर्क दिया गया है, एक फ्लाईओवर का निर्माण 200 करोड़ रुपए की भारी लागत के साथ किया गया है, फिर भी लोग फ्लाईओवर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो अवधारणा है फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है, यह कह नहीं सकते। दूसरा कह रहा है कि फ्लाईओवर के निर्माण पर किया गया खर्च तथा समय, पैसे और ऊर्जा की बर्बादी हो रही है, यह भी नहीं कहा जा सकता है। इस तर्क के अनुसार दोनों जो अवधारणाएं हैं वह गलत है। तो इसका जो उत्तर होगा वह चौथा है, न तो एक इसका निहित है और न तो 2। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यांत्रिक जो ऊर्जा है वह किसके बराबर होगी? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होगी वह तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों के बराबर होगी। स्थितिज ऊर्जा यानी mg और h, यह जो होता है यांत्रिक ऊर्जा वह काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा दोनों के बराबर होती है। तो देखेंगे जो विकल्प है वह दूसरे विकल्प में दिया गया है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयतन की सघनता वाले एक विलयन का pH स्तर खाली जगह दिया है, क्या होगा? तो 1 × 10⁻⁻5, तो यह जो पावर में होता है वही pH मान होता है। लगभग जितने भी दिए गए हैं लगभग उसका मान वही होता है लगभग में। तो इसका मान जो होगा वह 5 होगा pH। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि
प्रणीत ने अपनी यात्रा दोपहर के 2:45 और 46 सेकेंड बजे शुरू की और वह गंतव्य पर शाम को 4:55 और 57 सेकेंड पर पहुंचा। अनिल ने प्रणीत के 58 मिनट 40 सेकेंड बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य पर उसके 50 मिनट 29 सेकेंड बाद पहुंच गया। अनिल ने अपनी पूरी यात्रा करने के लिए कितना समय लगाया? तो जो समय लगाया उस समय का मान था 2 घंटे 1 मिनट और 12 सेकेंड। पहले मिनट जितना समय था दूसरे में घटाएंगे तो इतना ही मान आएगा, 2 घंटे 1 मिनट 12 सेकेंड। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बड़ा करके आप लोगों को दिखाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प को चुने जो निम्नलिखित चित्र में से एक अनुपस्थित संख्या देता है। तो आप देखेंगे यहाँ जो 5 है, 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे आएगा 25। यहाँ 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4। यहाँ 8 है, जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64। उसी प्रकार जो 1 है, 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 1 आएगा। विकल्प आप लोग देखेंगे तो विकल्प जो 1 है वो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि डोबेराइनर ने त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो त्रिक का दूसरा सदस्य कौन होगा? तो दूसरा जो सदस्य होगा वह आर्सेनिक होगा, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न त्रिक नियम था, वो पहला सदस्य और तीसरा सदस्य, इसका जो योग होगा उसका जो औसत होगा वह दूसरे जो तत्व होगा उसका बराबर होगा, उसके बराबर होगा। यह था डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो जो पहला सदस्य कह रहा है फास्फोरस और तीसरा सदस्य एंटीमनी, जब इसका हम परमाणु द्रव्यमान का योग करेंगे और उसका औसत निकालेंगे तो आर्सेनिक के औसत के बराबर होगा और इसका जो जवाब होगा वह आर्सेनिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा निम्नलिखित वाक्य को पूरा करो। कह रहा है कि कार्यालय में एक हमेशा होता है। क्या होता है यह आप लोगों को बताना है। तो आप विकल्प देखेंगे, विकल्प में है रसोई होता है, छत होता है, कार होता है या प्राधिकारी होता है। तो इसका होता है अथॉरिटी, जो एक कार्यालय में होता है उसका एक अथॉरिटी होता है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो होता है वह अंडर रूट से अगर हम कोई संख्या बाहर निकालेंगे तो वह पूर्ण रूप से निकल जाएगा, वह परिमेय होता है। लेकिन जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलता वह अपरिमेय होता है। उसी प्रकार जब हम अंडर रूट से 8 निकालेंगे, अंडर रूट क्यूब दिया गया है यहाँ 3, जब हम इसे निकालेंगे तो अंडर रूट में 2 लिखेंगे, गुणे 2 लिखेंगे, गुणे 2 लिखेंगे, तो इन तीनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी यह पूर्ण रूप से निकल गया। यानी जो दूसरा विकल्प है अंडर रूट 8 यही एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 3 हो तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा? जैसे a क्यूब फार्मूला जो बताए थे 1/a क्यूब बराबर हो जाएगा, ये दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं हम, तो a क्यूब प्लस a/a क्यूब प्लस 3a गुणे 1/a कोष्टक में हो जाएगा a प्लस 1/a। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है और दोनों पक्षों का जब हम क्यूब किए हैं तो इसका क्यूब 3 का हो जाएगा 27, ये ज्ञात करें। हम फिर यहाँ लिखेंगे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस यह a से यह a कट गया और इसका मान हम 3 रख सकते हैं क्योंकि a प्लस 1/3 बराबर होता है, तो इसका मान हम 3 रखेंगे। तो यहाँ 3 जो पहले बचा है और गुणे 3
बराबर 27। तो यह जो 3 का गुणा करेंगे, यहाँ 27 है, यह जो 3 का गुणा करेंगे आ जाएगा 9। 9 इस पार है तो बराबर के हम जब दूसरी पार ले जाएंगे तो यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा यहाँ जो गुणा करेंगे 27, यह वाला यहाँ से 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 जो हो जाएगा, इस पार ले जाएंगे तो इधर से हटा देंगे तो 27 में से जब 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 18। और यही जो पहले फार्मूला बताए थे वही था, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा 18 सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक 8 अंकीय संख्या इतना जो संख्या है वह 15 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो p का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो जब 15 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, दिया गया है 1 3 6 p, उसके बाद 5 7 8 और 5, यह p है यह 5 है, यह 15 से विभाज्य है तो 15 के नियम जो विभाज्य है यह 5 से विभाज्य होगा और 3 से। 5 का नियम कहता है अगर किसी संख्या के पीछे 5 है या तो 0 है वो 5 से विभाज्य है, यानी 5 से विभाज्य है। और 3 का जो नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 1 और 3 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 और 8 7 15, 15 15 30 हो गया और 30 और 5 35 हो गया। इन संख्याओं का योग होगा 35 प्लस p। हमें p का न्यूनतम मान ज्ञात करना है जो 3 से विभाजित हो जाए। तो हम p का मान अगर 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 35 प्लस 1 36 हो जाएगा और यह 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो जो p का सबसे न्यूनतम मान है वह 1 है। इसका जो जवाब होगा वह 1 होगा और 1 जो दिया वह दूसरे विकल्प में दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाप कला के योगदान के लिए 2017 में किसी शेफ को पद्म श्री से सम्मानित किया गया तो इसका उत्तर हो जाएगा संजीव कपूर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न को हल करें। ये जो समीकरण दिया गया है इसे हमें हल करना है। आप अंग्रेजी में भी देखेंगे और हिंदी में भी देख लेंगे, दोनों तरफ से देख लेंगे। तो इसका जो गुणा करेंगे -2 -3, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और 2 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। 6 में जब इसका योग करेंगे 4 का जो कोष्टक के अंदर है 4, तो इसका योग करेंगे तो आ जाएगा 10 और 10 में इस 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 70 और 70 इसका सही जवाब है जो तीसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। तो यह तो पुराना करंट है, 2017 में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे गुजरात में थे, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यूजिटिक इकोनॉमिक्स अफेयर्स बिल 2017 कौन से मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह दिया गया है सिम्प्लीफिकेशन समीकरण, 60 नंबर प्रश्न है, इसे सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे बॉडमॉस के नियम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो पहले सबसे छोटा कोष्टक हल करेंगे तो इससे 3 से भाग देंगे इसे 3 बार और 3 में 6 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। इस 3 को इससे भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ माइनस का चिन्ह है माइनस, इसे भाग देंगे तो आ जाएगा 20। 20 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 19। यह कोष्टक तो पूर्ण रूप से हल होगा। अब बड़ा वाला जो कोष्टक बचा है इसे हल करेंगे तो यहाँ लिखा है 38 माइनस 19। 19 में से 38 में से अगर हम 19 घटाएंगे, यहाँ जो है वह 38 माइनस 19 है। यह जो है यहाँ लिखा गया है 38 और उसके बाद यहाँ जो हल किया थे 20 में से 1 घटाए तो 19 है तो माइनस 19। अगर 38 में से 19 घटाएंगे तो आ जाएगा 19।
और यहाँ फिर माइनस का चिन्ह है, यानी 45 में से भी 19 को घटाएंगे तो आ जाएगा 26, जो इसका पहला सही जवाब है। 26 इसका सही जवाब जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र में क्रोमोडेटिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस कथन को सही मानकर तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं अंतर्निहित है। तो कथन है, इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया गया। तो पहली धारणा है यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है, पहला तो सही है, इसीलिए फंड तो आवंटित किया जा रहा है। और दूसरा है कि कई अन्य क्षेत्र हैं जिसके लिए अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है, तो दूसरा भी अवधारणाएं सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों अवधारणाएं अंतर्निहित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो तीसरा होगा, धारणा 1 और 2 अंतर्निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो ये जब चारों ऑप्शन देखेंगे तो यह वाला जो कलर किया हुआ गोला है वो इस किनारे है और खाली वाला गोला इस किनारे, दूसरे में इस साइड है और इस साइड कलर किया ऊपर और यह नीचे। लेकिन सी में देखेंगे तो जो कलर किया गोला है वो इधर है और खाली वाला गोला इधर है, मतलब दोनों एक साथ है। तो यही जो आकृति है वह समूह से संबंधित नहीं है, यानी सी इसका सही जवाब है। तो आप देखेंगे जो सी वाला ऑप्शन है वह चौथे विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन के निम्न अपरूपों में धातु विज्ञान के अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, उसका नाम है कोक, जो कि चौथे विकल्प में है, सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान के सही तरह से मेल खाएगा। आप इसको सॉल्व करने से पहले आप इसका विकल्प पूरा देखेंगे। जो विकल्प है वो यह चारों विकल्प दिया गया है और ये जो खाली जगह है इस चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प आएगा वो आपको बताना है। तो ये जो चौथा आप देख रहे हैं जो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, यही वाला जो विकल्प है वो इस खाली स्थान पे आएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है, मतलब चौथा विकल्प जो है वह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। कह रहा है यदि 23 गुणे 31 का मान इतना है तो हम इसमें मतलब 0.0713 को भाग देंगे 3.1 से तो कितना आ जाएगा। हम जानते हैं इन दोनों का गुणा करने पर इतना आया, तो हम 31 को अगर इसके नीचे लिख देंगे तो भाग देंगे तो 23 ही आएगा, लेकिन जो दशमलव लिखा गया है जितने अंक पे उसे भी लिखेंगे तो लिखेंगे 0.0713 भाग देंगे 3.1 से। तो ये जो 4 स्थान पे दशमलव है तो 4 इसे हटाने के लिए दशमलव के तो 4 जीरो नीचे लिखेंगे, 1 2 3 और 4। इस दशमलव को हटाने के लिए 1 जीरो ऊपर लिखेंगे, इसे हम भाग देंगे तो आ जाएगा 23, क्योंकि यह पहला समीकरण से हम हल कर लेंगे तो आ जाएगा 23। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, यानी अगर हम 1000 से 23 में भाग देंगे तो 3 अंक पे दशमलव होगा, यानी 0.023। ये हल करने पर यही आएगा। तो जो चौथा विकल्प में है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि नीचे दी गई कौन सा अनुमान निहित है। यदि आप एक शास्त्रीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है। तो पहला अनुमान है हमें एक शास्त्रीय नर्तक की ज़रूरत है।
इस तर्क के अनुसार हमें एक नर्तक की ज़रूरत है, यानी पहला जो अनुमान है वह सही है। आप एक शास्त्रीय नर्तक हैं, यह तो अनुमान गलत है, क्योंकि आप शास्त्रीय नर्तक हैं या डांसर हैं या गायक है, ये तो कहा नहीं जा सकता। यानी केवल एक इसका अनुमान सही है। तो इसका जो विकल्प ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जो है वो केवल एक अनुमान निहित है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। हमें त्रिभुज ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ज्ञात करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। इसमें 3 त्रिभुज हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे, इसमें 3 त्रिभुज हैं, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, इसे लिख दे रहे हैं। उसके बाद एक त्रिभुज यह है और एक त्रिभुज यह है, 3 और 3, उसके बाद 2 लिख दे रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं, पहले इसे मिटा दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम गिनेंगे, तो एक त्रिभुज यह बनेगा। उसके बाद गिनेंगे, एक त्रिभुज यह बनेगा और एक त्रिभुज यह बनेगा, यहाँ बीच से ये वाला। तो 1 2 3, इसमें 3 जोड़ेंगे। उसके बाद भी आप देखेंगे तो एक तो त्रिभुज ये नीचे वाला टोटल बनेगा और एक यह बनेगा यहाँ से यहाँ के बीच, तो 2 इसमें और जोड़ देंगे और देखेंगे क्या बन रहा है। एक जो त्रिभुज है वह पूर्ण रूप से यहाँ पर देखने पर बन रहा है। 1 मिनट। एक जो त्रिभुज है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज यह पूर्ण रूप से बन रहा है, यह यहाँ। तो इसका हम टोटल अगर योग करेंगे तो टोटल योग आ जाएगा 14, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि इतना दिया गया है, कह रहा है शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एफ के दाहिनी ओर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। पहले लिखा है बी, उसके बाद ए, सी, के बाद एफ, आई, ई, एल, डी, उसके बाद एस। इसे हम अल्फ़ाबेट में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे ए, उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा सी के बाद आ जाएगा डी, उसके बाद आ जाएगा ई, उसके बाद एफ के बाद आई आएगा, आई दिया गया है, आई के बाद के आ जाएगा, के के बाद एल आ जाएगा, के के बाद एल के बाद और कौन सी संख्या आएगी, एल के बाद एस आ जाएगा। पूरा संख्या जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब पूरी संख्याएं पूर्ण रूप से। हमसे कह रहा है एफ के दाहिनी ओर दूसरा, एफ के दाहिनी ओर से हम देखेंगे तो दूसरा जो आ रहा है, पहला आई आ रहा है और दूसरा के आ रहा है, यानी जो इसका सही जवाब होगा वह के होगा। आप देखेंगे ऑप्शन जो है वो दूसरे विकल्प में के दिया गया है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं जिसमें पहली 2 किताबें क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित है, और इस श्रृंखला में तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा रावण पर आधारित होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो इस चारों विकल्प में देखेंगे, यह जो है 8 तीली बनाए या 4 तीली बनाए या 4, मतलब 8 4 और 4 यह सभी सम संख्याएं तीली बनाए, लेकिन जो सी में है वो एक विषम संख्या पे तीली बनाए यानी 7 पर, और यही समूह से संबंधित नहीं होगी। तो ऑप्शन जो सी वाला है वह चौथे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 छात्रों के एक समूह
ने किसी परीक्षा में भाग लिया, बाद में परीक्षा देकर एक अन्य विद्यार्थी में समूह में शामिल हुआ। नए छात्रों के प्राप्तांकों को भी जोड़ने पर समूह का अंक औसत से 3 बढ़ जाता है। तो नए छात्र का प्राप्तांक समूह से पहले के औसत से कितना ज़्यादा है। अगर हम इसका हल करेंगे इस प्रश्न को, तो मान लीजिए अगर हम 6 में 3 का गुणा करेंगे 18, अगर वो 18 किलो वज़न अगर लाता तो उस औसत में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन कह रहा है कि औसत में 3 की वृद्धि हो गई। तो हम 18 में अगर 3 जोड़ेंगे 21, तो 21 इसका सही जवाब है, क्योंकि 18 जो है वह सभी संख्याओं का औसत होता अगर वो नए जो छात्र है वो भी 18 लाता तो औसत में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन वो कह रहा है कि 3 वृद्धि हो रही है, यानी 3 वो ज़्यादा ले आया, तो इसका उत्तर होगा 21। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 में से घटाया जाए तो प्राप्त एक संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो 2800 में अगर हम जो चौथा विकल्प है, अगर हम 96 घटाएंगे तो 10 में से 4 गए यहाँ आएगा, 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, यहाँ 9 था यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 7 यहाँ 2। यह किसका वर्गमूल है? तो यह 52 का वर्गमूल है। यानी हम 96 घटाएंगे तो 52 का वर्गमूल, यानी यह जो संख्या प्राप्त होती है हमें वह पूर्ण वर्ग होगी, यानी वह 52 का स्क्वायर होगी। तो जो इसका जो उत्तर है वह 96 होना चाहिए, लेकिन जो भारतीय रेल है जो प्रीवियस ईयर का सेट है उसमें इसका उत्तर जो दिया गया है वो 69 दिया गया है। मेरे हिसाब से तो यह उत्तर 69 वाला गलत है, हमारे हिसाब से 96 आ रहा है इसका सही उत्तर। आप भी इस प्रश्न को हल करिए और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी कोड में DOG को इतना लिखा जाता है तो M में T को क्या लिखा जाएगा। D जो कि 4 संख्या पे आता है तो 4 लिखा गया है, O जो 15 पे आता है 15 लिखा गया है, 7 पे G आता है तो 7 लिखा गया। उसी प्रकार M लिखेंगे और T लिखेंगे, M जो आएगा वह 13 पे आ जाएगा, 1 पे आएगा और 20 T का मान जो होता है वह 20 होगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 13 120 जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दी गई श्रृंखला का लुप्त पद चुनें। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इस प्रकार के प्रश्न को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।